सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। मैं डॉक्टर इसरार की बात बारहा दफ़ा दोहराता हूँ कि अगर पूरी दुनिया में आपने कोई मुनाफिक कौम देखनी है तो पाकिस्तान से ज़बरदस्त कौम आपको कोई नहीं मिलेगी। एक नंबर। अभी ये केस आपके सामने रखेंगे और फैसला आपने करना। हम देखेंगे कितना अदल है आपके अंदर। चलें, कॉमर्स में लिखिएगा। पिछले दिनों एक चंद दिन पहले, ज़्यादा देर नहीं हुई, एक केस था। एक पुलिस का छापा पड़ा और वहां पे 25 लड़कियां, 30 लड़के थे। एक महफिल चल रही थी, डांस पार्टी चल रही थी, शराब शबाब की एक खूबसूरत उनके हिसाब से महफिल थी। और उस पर किसी ने जाके पुलिस को इतला की। मैंने भी इस पे प्रोग्राम, जिस तरह मैंने बताया, और लोगों ने भी किए। पुलिस ने वहां पे छापा मारा। पुलिस ने जब वहां पे छापा मारा तो उन लोगों को, वो लड़कियां जो थी, उनकी वीडियो बनाई गई। उनकी वीडियो बना के फिर सोशल मीडिया पे डाली गई। टिकटॉक पे आप देख सकते हैं, हर जगह पे वो वीडियो मौजूद है। हमारे पास भी मौजूद है, ठीक है। जो ओरिजिनल है वो भी हमारे पास है, किसी ने भिजवाई थी हमें। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि वहाँ जो डीपीओ थे, कसूर का इलाका शायद बताया जा रहा है कोई, वहाँ, या हो सकता है कोई और इलाका हो, मगर मैं थोड़ा सा इशारा दे देता हूँ आपको। तो वहाँ के जो डीपीओ थे, उन्होंने कहा जनाब पुलिस वालों को कि आपको जुर्रत कैसे हुई कि आप वहाँ पे जाके उनकी जो प्राइवेट महफिल चल रही थी, वो अपने घर में जो मर्जी करे, वो डांस करे, वो जना करे, वो शराब पिए, वो शबाब कबाब जो मर्जी करे, आप हड्डी क्यों बने वहाँ पे जाके? आपको किसने हक दिया कि उनकी वीडियो बना के आप तो सोशल मीडिया पे अपलोड करें? ये कहने के बाद उन पुलिस वालों को गालियां निकाली। 2 पुलिस वाले जिन्होंने वीडियो बनाई थी, जो कह रहा था इसका चेहरा सीधा करो, इसका ये करो, वो करो, उनको और एसएचओ और जो भी लोग वहां पे छापा मारने गए थे, उन सब की करा दी छुट्टी। और उनके ऊपर उल्टा एक एफआईआर दर्ज, इतला ये है, ये एफआईआर भी डाल दी गई कि आपने ये जो वीडियो बना के डाली है, ये जुर्म है। ये लोग जो भी कर रहे थे, आप वहां पे जा ही नहीं सकते थे। आपको ये कोई पाकिस्तान का कानून इजाज़त नहीं देता कि आप लोगों के घरों में जाके तो वहाँ पे इस तरह छापे मारें। ये बच्चे ही है, यशी करने दें, कौम का सरमाया है, बेफिक्र हो जाए। इन अगर हम सुधर नहीं पाए तो इन्होंने कहाँ से सुधरना है? ज़ाहिर है, उसने, पुलिस वाले ने कहा, डीपीओ ने, कि जिन बच्चों के बुजुर्ग हम हैं, वो ज़ाहिर है उन्हें अफसोस ही करना होगा, और आपने ये काम किया। और गंदी गालियाँ भी दी। ये भी इतला हमारे पास है कि सबको माँ बहन की गालियाँ दी, एक कर दी उनकी माँ बहन। और अब वो वीडियो ज़ाहिर चल चुकी थी और इनको सज़ा भी होगी। क्या सज़ा दी जाती है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर है सरकार का। लेकिन केस का जो दूसरा पहलू अब लेके आ रहा हूँ, वो देखिए। पूरा रमज़ान, रमज़ान से पहले भी पाकिस्तान में, वहाँ पे आपको पता है कि तहरीक लबैक वाले जो थे, उन्होंने, जो अहमदी थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा की। कभी किसी शहर, कभी, अब मैं नाम नहीं लेता, बेशुमार शहरों में ये मसला था। प्रॉब्लम ये थी कि जनाब ये वहाँ पे मस्जिद में या जो भी नमाज सेंटर बने हैं, वहाँ पे ये नमाज पढ़ते हैं और हमारे जज्बात मजरूह होते हैं जब भी हम देखते हैं कि ये दुरूद शरीफ पढ़ते हैं या कोई भी कुरान पाक की सूरत पढ़ते हैं। हमारे जज्बात को शदीद धचका लगता है और हम बड़ी मुश्किल से समझते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि हम हैं आशिक़ रसूल, और रसूल के इश्क में हम ये बर्दाश्त नहीं करते कि यहाँ पे कोई अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले। और ये शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी है। इस्लाम की बातें, शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी। और इनको जनाब पकड़ो। और इस बार लोगों ने कहा कि पाकिस्तान के कवानीन कहते हैं कि वो अपने घर में
जो भी कर रही है आपको हक हासिल नहीं। इन्होंने कहा नहीं जी, मैं पास से गुजर रहा था, मेरे कान में आवाज आई, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कोई कहानी सुनाई, कहानी सुन मलाई ला, वो छोटे होते पढ़ते होते थे ना कायदे में। इस तरह के ना इन्होंने गेम डाल के उनके ऊपर केस डाल दिए और बेगुनाह लोगों को जेलों में डाला। अब वो कुरान, नमाज वो पढ़ रहे थे। एक से पुलिस वाले ने तो बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया, उसने कुरान मजीद बरामद किया और कहा जनाब ये देखो, मैंने अहमदियों के घर से कुरान मजीद जो है वो ज़ाहिर है वहाँ पे देखा और मैंने बड़ी बहादुरी के साथ ये काम किया, और फिर उसकी फ़ोटो भी आप देख रहे हैं, पिक्चर सोशल मीडिया पे चल रही। फिर उन लोगों के ऊपर केस भी हुए, एक बंदा उसमें से शायद गिरफ्तार हुआ। कभी कराची में जज्बात मजरू हुए, कभी लाहौर में, कभी डस्के में, कभी सरगोदे में, कभी वो 71 चक जनूबी, कभी कोई। और जब इनको ये बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं जी, पुलिस वाले वहाँ पे गए, पुलिस वालों ने पकड़े उनको। नज़र भी आ रहा था कि ये अपने घरों में सब कुछ कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं रमज़ान की, या वैसे भी नमाज़ पढ़ रहे हैं। मगर उन्होंने कहा नहीं जी, हम इनके ऊपर 295, 298 जो भी लगता है लगाओ और फिर इनकी वीडियो बनाओ। उनकी वीडियो भी बनी, आपने देखा जो लोग पकड़े जाते थे उनकी वीडियो बना के कभी कराची से सोशल मीडिया पे डाली जाती थी, कभी डस्के से डाली जाती थी, कभी सरगोदे से डाली जाती थी, कभी किसी जगह से, कभी किसी से, काफ़ी लंबी कहानी है। और फिर बताया जाता था, बड़े बड़े टॉप के वकील साथ खड़े होते थे, वो जो कहते थे लंबी लंबी उनकी दाढ़ी, और लगता था अगर काफ़ी उन्होंने मेहनत की हुई है मज़हब के लिए, लोगों को तकलीफ़ देना कैसे है। फिर वो बयान देते थे जनाब हमने बड़ा कारनामा किया। बड़े बड़े बूढ़े लोग जो हैं वो जेलों में कराची मैंने देखे, सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें थी, वो शरीफ लोग थे, सर झुका के खड़े हुए थे आईजी के साथ। अच्छा, अब किसी पुलिस वाले के या डीपीओ के किसी इलाके के जो थे उसके, उसने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि ये पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। जी आप कौन होते हैं किसी के घर में जाके ये गिरफ्तारी करनी या उनको रोकना इबादत से। ये है असल में मुनाफिकत का, जो मैं आपको चेहरा दिखा रहा हूँ पाकिस्तानी कौम का। गाना, डांस, शराब, शबाब, जना, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम का किला, जज्बात मजरू, इस्लाम का नाम सुनो, आप इनको किसी के ऊपर कहो कि अस्सलाम वालेकुम, उसके जज्बात मजरू, इस्लाम खतरे में। चलो जी 295, 298 सी लगा के वो रजब भट्ट 295 नाम ही लिया। बड़े बड़े उलमा मैदान में आए, बड़े बड़े ऐसे ऐसे वकील मैदान में आए और उन्होंने कहा जनाब इस्लाम इस वक्त शदीद खतरे में है। ये रजब भट्ट की जरूरत कैसे हुई कि 295 का नाम भी ले, वो परफ्यूम का जो नाम रख दिया था। फिर आलम दीन, हमारे तो आपको पता हर मोहल्ले में आलम दीन, उनकी तो आपस में लड़ाई भी रहती है कि मैंने दीन सिखाना है इनको, मैंने दीन सिखाना। तो जिस तरह का वो दीन सिखाते हैं आपने देख लिया आए दिन, बच्चों के साथ ज्यादती, औरतों के साथ ज्यादती, बड़ी बड़ी ये सोशल मीडिया जाके चेक कर लो। ये इसलिए मैं आपके सामने चीज़ें लेके आया हूँ कि क्या ये पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान है जो कायदे आज़म का पाकिस्तान था। ऐसा कौन सा मज़हब है जो आप इंसानियत का सबक बोल के और मज़हब के ज़रिए आप लोगों के ऊपर जुल्म करते? कहाँ पे लिखा हुआ है? ये दो केस इस वक्त आपके सामने है, लेकिन मैंने इसलिए आपको बताया, एक तरफ अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम ले रहे हैं गिरफ्तार, एक तरफ दूसरी महफिल चल रही है, उनके लिबास उनका जो भी था, दूसरी तरफ वो अच्छे लिबास पहन के सर पे जो भी नमाज का तरीका, नमाजें पढ़ रहे हैं, और जो बाहर से गुजर रहा है उसके कान में कुरान पाक की आयत का जी मुझे आवाज़ आई है। खुद उसने सारी ज़िंदगी कुरान पाक ना पढ़ा हो, खुद उसने सारी ज़िंदगी नमाज ना पढ़ी, खुद उसने सारी ज़िंदगी कोई ऐसा काम ना किया जो इस्लाम ने कहा। सुबह से शाम तक जिस मुल्क में 2 नंबर काम होते हों, यहाँ तक कि
जो गोश्त आपको खिलाया जाता है वो भी हराम का हो, मुर्दा हो। जो खुराक आपको दी गई, जब वो 2 नंबर दी गई तो आपके खून 1 नंबर कैसे हो सकते हैं? आप 1 नंबर बात कैसे कर सकते हैं? कैसे हो सकता है? जब कुरान कहता है कि पाक ग़िज़ा खाओ, आपको पाक ग़िज़ा ही नहीं मिल रही, गंदी खुराक मिल रही, गंदा दूध, गंदा पानी, मिलावट। कोई चीज़ दिखा दो मुझे। आज अपनी सेहतें देखो और यूरोप के लोगों की सेहतें देखो। ये मुसलमान नहीं है, मगर पैकिंग पे लिखा होता है कि इसमें क्या चीज़ है, और अपनी हालत देख लो। सुबह से शाम तक ए टू जेड मिलावट, कवानीन में मिलावट, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट, दीन में मिलावट, दिमागों में मिलावट। कौन सी चीज़ आपने दी? तो ये मैं रात मेरे पास ये इत्तला मिली तो मैंने कहा मैं ज़रूर अपने देखने वालों को ये बात पूछूंगा कि अब लिखे कॉमर्स में कि कौन ठीक है और कौन गलत है। बेगुनाह लोग जेलों में डाले हुए हैं, और किसी पुलिस ऑफिसर के, किसी जज के, किसी वजीर अल्लाह के, किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, किसी वजीर आजम के ज़मीर में ज़रा सी मलामत नहीं हुई। वो अपना चीफ जस्टिस जो बनाया हुआ है, 25 लाख 30 लाख उसकी तनख्वाह है, तनख्वाह। बाकी जो सहूलतें वो लहदा, जो पिकनिक, नौकर चाकर, पानी का गिलास भी खुद नहीं पीना, वो भी नहीं, जूता भी नहीं खुद पहनना। वो क्या कर रहा है? वो जाके गोल्फ खेल रहा है, वो पिकनिक मना रहा है, वो यशी कर रहा है। कभी कोई वकील आपके जो है वो कोई ना कोई कारनामा करते पकड़े जाते हैं। लोगों को पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे हो जेलों में। कल वो इमरान खान की बहनों को उठा के ले गए, उन औरतों को उठा के ले गए, किसी को रास्ते में छोड़ के, किसी को कुछ कर गए। तो ये जो पाकिस्तान, और वहाँ पे आप देखिए, अब ये किसी जी बड़े लोगों के बच्चे थे, उनकी इंसल्ट हुई है। गरीब के होते इन्होंने मार मार कर उनका पिंजा उतार देना था कि आपकी क्या जरूरत है, आप होते कौन है, आपकी जरूरत कैसे हुई कि आप इस तरह का काम करें? अमीरों के बच्चे, और जिसका फार्म हाउस वो भी एक सार है, ऊपर वाली सरकार का अजीज अजूज होगा, कोई रिश्तेदार होगा। बाकी आप समझ गए। लोग कहते खुल के नाम बताओ, क्या किस किस का नाम बताओ? आपकी पूरी पार्लियामेंट ही 2 नंबर बैठी हुई है, आपके पूरे इदारों में लोग ठीक नहीं बैठे हुए, किस किस का नाम लो? तो समझदार के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। मेरा हाल इतना ही बहुत है, इसमें जितनी मर्जी बात की जाए, लेकिन फैसला आप पे है। मेरा नंबर भी आ रहा है ऊपर, जो ऑफिस का है, और हमारा वो कॉमर्स भी खुले हुए हैं। देखते हैं क्या करते हैं आप। जुड़े रहे हमारे। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक पाकिस्तानी को जर्मनी में 2 साल की जेल की सज़ा सुनाई। केस क्या था, आज इस पे बात करेंगे। आपको पता है कि जो सियासी पनाह वाले जर्मनी में रहते हैं, उनको लोग मशवरे देते रहते हैं, स्पेन में आ जाओ पेपर बन जाएंगे, पुर्तगाल आ जाओ पेपर बन जाएंगे, इटली में आ जाओ पेपर बन जाएंगे। तो ये जो साहब हैं, जो हमारे पास मालूमात हैं, इन्होंने जर्मनी में सियासी पनाह करवाई, और इससे पहले किसी तरीके से इन्होंने पुर्तगाल में भी पेपर जमा करवाए हुए थे। अब लोगों के ज़हन में होता है कि शायद वहाँ से सोचना लगेगा तो यहाँ सोच लग जाएगा, और फिर ये जनाब यहाँ जो केस चल रहा था वो तो चल ही रहा था, और वो गए हैं जनाब पुर्तगाल। जब पुर्तगाल गए तो जो मुझे समझ आई है वो यही है कि वहाँ उनके कागजात जो थे वो बन गए, और उनको मिल गए कि आपको यहाँ पे रहने की इजाज़त है। अब उन्होंने कहा जनाब ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, और फिर उन्हें ज़ाहिर है जर्मनी वापस आना था, और वो फिर जनाब वहाँ से बाई एयर जर्मनी आए। अब नाम भी सब कुछ हमें पता है, मगर लोग नाराज़ हो जाते हैं जब नाम लेते हैं, तो बुरा मना जाते हैं, और फिर हमारे लिए मुश्किलात भी पैदा करने की कोशिश करते हैं, जिसका उनको फ़ायदा तो कोई नहीं होता। नाम ना भी लोते तो उनको होता कि मेरे भी प्रोग्राम चल रहा है। खैर, वो अब वापस आना था तो बाई एयर वहाँ से टिकट ली,
और यहाँ पे उनको पता है कि इमिग्रेशन नहीं होगी यूरोप में, जहाँ मर्जी आप जाएं आएँ तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। लेकिन जैसे ही आपको, ये तो मैं बताता रहता हूँ कि जर्मन जो बॉर्डर है वो काफ़ी सख्त कर दिए गए हैं। तो जैसे ही वो यहाँ जर्मनी में उतरे तो वहाँ पे उन्हें पुलिस वालों ने रोक लिया। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से आए हैं? इन्होंने कहा जी मैं पुर्तगाल से आया हूँ और मैं फिर रहता यहाँ पे ही हूँ, सियासी पनाह है मेरी। जब उन्होंने तलाशी ली तो पुर्तगाल के पेपर उनसे ज़ाहिर निकल आए। उन्होंने जब चेक किया, फिंगरप्रिंट ये वो सब कुछ चेक किए, तो उनको पता चल गया यहाँ भी सियासी पनाह चल रही है, वहाँ से भी पेपर लिए हुए। और फिर उन्होंने, पुलिस वालों ने, उनका जो कोई कार्ड पुर्तगाल का था वो कब्ज़े में ले लिया। लेकर तो इन साहब को जनाब फिर उन्होंने अदालत में ज़ाहिर मुकदमा पेश किया और 2 साल की जेल सुनाई जाए। अब कुछ लोग इस पे बातचीत कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए था, जेल नहीं होनी चाहिए थी। और जेल जब पूरी होगी, वो पुर्तगाल के पेपर वो कहते हैं हम ये कैंसिल करवा देंगे वहाँ से, पुर्तगाल से। ज़ाहिर है यूरोप एक ही है, सियासी पनाह भी ख़त्म, फिनिश, और वो वहाँ का भी मसला जो है वो भी ख़त्म। और 2 साल बाद इसको वापस भेजा जाएगा पाकिस्तान, जहाँ से ये आया। दोबारा यूरोप में कितने अरसे तक ये स्टैंप लगेगी, वो बात की प्रॉब्लम। इसमें जो 2-3 चीज़ें हैं वो मैं अपने देखने वालों को बता देता हूँ। एक तो बेनिफिट्स क्लेम करते रहे, फ्रॉड, डबल गेम चलती रही, और इसमें हमारे लोग काफ़ी माहिर हैं, सारे नहीं मगर कुछ ऐसे हैं जो इस तरह की गेम डालते हैं। मुझे याद है कि कुछ साल पहले जर्मनी इंग्लैंड में, जब जर्मनी से लोग इंग्लैंड आए थे, उस वक़्त भी इस तरह की चीज़ें सामने आई थी। फिर किंडर गिल्ड बड़ी देर तक लोग वहाँ से उठाते रहे जर्मनी से, और बाद में मुश्किलात भी पैदा हुई। लेकिन खैर ये लंबी कहानी है। अब ये हुआ कि ये जो पाकिस्तानी है इस वक्त जेल में है, और इसे जनाब जिस तरह मैंने कहा कि वापस भेजा जाएगा। ये बात आपको बताने का मकसद ये था कि जब एक जगह पे आप सियासी पनाह करवा लेते हैं तो फिर यूरोप के कवानीन आपको इजाज़त नहीं देते कि आप दूसरी जगह जाके पंगा लें। या तो ठंड प्रोग्राम रखें, जहाँ आए हैं वहाँ पे बैठे रहें। ये नहीं कि इधर भी जाओ उधर भी जाओ, भाग दौड़ लगी हो। 1-2 लोगों ने ये भी बात की, जनाब ये तो नॉर्मल फ्लैट पे आए हैं, ये कौन सी इमिग्रेशन वहाँ पे होनी थी। उसका बड़ा आसान जवाब है, कहीं से भी वो चेक कर सकते हैं और आपको रोक के पूछ सकते हैं जनाब कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। क्योंकि जर्मनी के बॉर्डर जो है वो काफ़ी सख्त है। और एयरपोर्ट पे ये भी आप नोट कर लें, जो पुलिस है वो कई रूप में फिर रही है वहाँ। मैंने ये स्पेन में भी देखा, वहाँ मतलब एयरपोर्ट जो है वहाँ पे पुलिस वाले जो हैं वो सिविल में फिर रहे होते हैं। वैसे उन्होंने जैकेट वगैरह ऊपर से पहनी होती है कि कोई काम वाले लगे, लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये काम क्या करते हैं। तो अगर ये साहब 2 जगह पंगा ना लेते और एक जगह पे रहते तो शायद इनके लिए बेहतरी होती, या पुर्तगाल बैठे रहते। अब मुसीबत इसमें ये है, मैं बता देता हूँ कि पुर्तगाल क्योंकि इतना अमीर मुल्क नहीं है, लोगों को पैसे भी चाहिए। लोग कहते हैं यहाँ पे काम जर्मनी में मिल जाता है और यहाँ पे आके काम भी करते रहते हैं, बेनिफिट भी मिलता है, सोशल भी ज़ाहिर मिलती है लोगों को, और मेडिकल भी है, हर चीज़ सहूलत है वहाँ भी है। और लोग समझते हैं कि बेहतर ये है कि दोनों तरफ चलेंगे और जिधर से भी काम हमारा हो गया उधर अपनी ज़िंदगी गुजार लेंगे। अब अगर इन्हें पुर्तगाल के पेपर मिल गए थे, अगर अक्ल होती, अगर किसी अक्लमंद ने मशवरा दिया होता, तो ये वहाँ पे बैठ के आराम से अपना इंतज़ार करते कि जब तक इनके पेपर वगैरह जो भी वहाँ पे नेशनलिटी का है या जो भी यहाँ पे लालच किया गया कि मैं जर्मनी जाऊँगा और मुझे वहाँ पे ज़ाहिर है पता नहीं चलेगा, मेरी सियासी पनाह भी चलती रहेगी। एक केस नहीं है, ये भी आप सुन लें, बड़ी तादाद में ऐसे केस हैं जो लोग इसी तरह के काम करते हैं। उनके लिए भी ये प्रोग्राम एक नसीहत है कि अपने आप को ठीक करें, जो कवानीन है उन्हीं का एहतराम करें, गलत रास्ते पे ना चलें, वरना जिस तरह ये 2 साल जेल काट के वापस आएगा पाकिस्तानी, इसी तरह आपके लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। लोगों के ज़हन में है कि शायद जो हमारे एक दिमाग में है
मुझे याद है मैं नया नया इंग्लैंड शिफ्ट हुआ, 20 साल पहले की बात है। तो हम उस वक्त जर्मनी से आए थे, तो जो भी बात मैं कहूँ यहाँ पे वो कहें जी कुछ नहीं होता जी, ये इंग्लैंड है। 20 साल पहले वाकई कुछ नहीं होता था। तो मैंने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त मुल्क है, यहाँ पे कुछ नहीं होता। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि वहाँ पे कवानीन का, पुलिस का, सबका पता है। तो मैं यहाँ लंदन ब्रिज एक दफ़ा गया, तो मैंने वहाँ से यू टर्न ले लिया। वो कहीं पीछे पुलिस की गाड़ी थी, वो पीछे आ गए। उन्होंने कहा जी आपको सामने वो शील्ड नज़र आ रही है, साइन बोर्ड नज़र आ रहा है, आपने यू टर्न क्यों लिया? उनको मेरा कुछ जल्दी थी, वो कहते ये आपकी पिक्चर घर आ जाएगी, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो चले गए। तो जी मैं वो पिक्चर देखता रहा, वो आई नहीं आज तक, 20 साल हो गए। तो मैंने कहा यार वाकई यहाँ पे कुछ नहीं होता। मगर ये मैं बता दूं कि जब कुछ होने लगता है तो फिर पता भी नहीं चलता कि आपको कहाँ पे कौन सी मुसीबत जो है वो गले पड़ जाए। अगर जर्मनी की बात आप करें तो वहाँ पे छोटी सी भी गलती हो तो पुलिस वाले आपको, आपने देखा वो तो साइकिल पे भी लोग गलत चला रहे हो साइकिल, तो उसे भी चेक कर लेते हैं और उसे भी जुर्माना टिकट देते हैं कि जनाब ये टिकट जमा कराओ। तो हर मुल्क के अपने अपने सिस्टम है, चाहे यूरोप एक हो चुका है, लेकिन कवानीन, वहाँ की पुलिस, वहाँ के जो भी इदारे हैं वो अपने हिसाब से चलाते हैं सिस्टम को। तो किसी ने इनको भी क्या दिया होगा कि भाई ये चले जाओ कुछ नहीं होता, वहाँ से भी ये गेम डालते रहो और ये अब जो कुछ हो गया अब आप खुद देख रहे कि इस बंदे के लिए कितनी मुसीबत बनी। तो जनाब ये एक अहम आपको मैंने बात बता दी है। हमारे जो लोग इटली में रहते हैं, पुर्तगाल में रहते हैं, जर्मनी में रहते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, उनको ये देखना होगा कि कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिसकी वजह से कल को आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो जाए। बड़ी मेहनत से लोग यहाँ पे आते हैं, बड़ी बड़ी देर इंतज़ार करते हैं। मैं एक साहब है इटली में, उस दिन उनसे बातचीत हो रही थी, बेचारे कोई 12 साल से पता नहीं कितने ममालिक में घूमे हैं और वो कहते अभी तक मेरे पास पेपर नहीं है, पता नहीं मैं कौन कौन से मुल्क में जाके कोशिश करता रहा हूँ, लेकिन कहीं से ही मेरी बात नहीं बनी। शुगर हो गई, कहते हाई शुगर है, यहाँ इटली में मुझे किसी कैंप में रखा हुआ है, ज़बान मुझे नहीं आती, बड़े परेशान थे। तो इस तरह एक बंदे की बात नहीं मैं कर रहा, बाद में शायद उन्हें कोई कह रहे थे कि कोई ना कोई हालात बेहतर हो जाए मेरे, और जो फैमिली है वो पाकिस्तान बैठी हुई है 12 साल से। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी मुश्किल होती है लोगों के लिए यहाँ। और फिर अगर आपकी कोई गलती काबू 12 साल बाद आ जाए तो वो ही फिर जो आपको ही पता है कि सोना नहीं तो लोही मान जाए, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो जनाब ये मुख्तसर सा मैंने शुरू में, जिन्होंने जितना सुनना हो प्रोग्राम यार सुन लिया करो, अब थोड़ी बहुत ही तो तफसील बतानी होती है। बंदा रेडी शेडी होके प्रोग्राम करता है, अब 2 मिनट आपको बात बता दो तो मज़ा नहीं ना आता, आपको भी, हमें भी नहीं आता। थोड़ी सी गपशप भी साथ साथ होनी चाहिए। कॉमर्स से खोल दिए गए है, आपको ही पता है, एक स्टूडियो का नंबर भी दिया हुआ है, और आप अगर कोई मशवरा करना चाहें, लेकिन बार बार फजूल मैसेज ना करें, हमारे पास वक्त नहीं होता। कईयों को मैं फ़ोन भी कर लेता हूँ टाइम हो, क्योंकि हम तो आप लोगों की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नदी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप सबके इल्म में है कि वजीहा स्वाति केस पर हमने भी गहरी नज़र रखी हुई थी। आज अदालत ने उसे सज़ाए मौत सुनाई है, इससे पहले भी सुनाई गई थी, और साथ जनाब 10 साल जेल, 7 साल जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना, और जो उसके साथ शरीक था मुल्ज़म, बताया जा रहा है उसका फादर है, उसे भी 7 साल जेल। और ये जेल की सज़ा, ये सज़ाए मौत इसलिए सुनाई गई कि इसमें अमेरिका मुलव्वस था। ये मैं एक अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ। इसकी मुकम्मल तफसील सुनते हैं, हमारे साथ है खान साहब। ज़रा बताइए क्या तफसील है आज के केस की? सर वाक़या ये है कि एक बड़ा भयानक वाक़या पेश आया था। ये एक अंगूठा छाप जाहिल टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम रिजवान हबीब था, उसने अपनी साबका बीवी का मर्डर किया, और उसके बाद वो जायदाद हथियाने के लिए वो फिर गायब हो गया। वो फिर बाद में वो पुलिस ने तफ्तीश में वो लाश भी बरामद की जो कहीं गांव में दफन थी, और वो सारा हुआ बड़ा भयानक वाक़या हुआ। 3 बच्चों को वो यतीम कर गया ये शख्स अपने
पैसे और जायदाद के लालच में। तो ये फिर ये 3-4 साल पुराना वाक़या है। तो उसके बाद ये फिर अरेस्ट हो गया और कोर्टों में केस चल रहा था, अपील की, अब उसका फ़ैसला आ गया, उसको फांसी की सज़ा इसको भी दे दी गई है, जुर्माना भी लगाया गया है और उसके वालिद को भी इसमें सज़ा दी गई है। इसका समरी ये है कि जुर्म छुप नहीं सकता, अंजाम गलत कामों का बुरा ही होता है। अच्छा, ये प्रॉपर्टी के लिए सारा कुछ किया गया, और ये भी अपने देखने वालों को बता दें कि अदालत ने ये फैसला दिया कि उस वक़्त तक इसको लटकाए रखे जब तक इसकी मौत ना वाक़या हो जाए। खान साहब, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल है। आपने जिस तरह कहा कि जुर्म छुप नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि दौलत जिसके पास है वहाँ तो हर चीज़ छुप जाती है। आप समझते हैं कि अमेरिका के एम्बेसी के 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे, फिर उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ा कि ये केस जो है अदालत ने फैसला जो दिया उस पर अमल भी करना पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ है क्योंकि असल में ये जो ख़ातून जिनका मर्डर किया गया था वो चूँकि अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर थी, तो इसलिए ये अमेरिकन नेशनल थी। तो अमेरिकन नेशनल का जहाँ भी वहाँ मामलात होते हैं बाहर मुल्कों में अमेरिका से, वहाँ अमेरिकन एम्बेसी उसमें लाजमी इंटरेस्ट लेती है। तो उसमें ये हुआ कि अमेरिकन एम्बेसी इसको फॉलो अप कर रही थी, जबकि जब ये केस हुआ था ये मर्डर का, तो उस वक्त भी अमेरिकन एम्बेसी इसमें इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व होकर जो इनके डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं इसको फॉलोअप किया था। अभी भी वो फॉलोअप कर रहे हैं। देखिए, अभी भी 3-4 लोग यूएस एम्बेसी के मौजूद थे केस के फैसले के वक्त, मतलब वो लोग इसकी पैरवी के। प्लस ये होता है अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर होता है तो ये लोग डरते हैं, घबराते भी हैं, फैसला हो गया। नहीं तो यहाँ तो 10-10 20-20 साल हो जाते, केस के फैसले नहीं होते। मगर पाकिस्तान में, आपको पता है, कोर्टों में अपील दर अपील, ये शख्स अब दोबारा अपील करेगा। पैसा तो इसने बहुत है, इसके पास अरबों की प्रॉपर्टी, ये हथिया बैठे, पर क्या फ़ायदा उन अरबों रुपए की प्रॉपर्टी का? अब ये जेल में तमाम उम्र ये रहेगा तो वो ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाती है ना, तबाह हो जाती है। जेल की ज़िंदगी कोई अच्छी ज़िंदगी तो नहीं होती। लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी होती है, पर जेल में आप जब जाते हैं, जिस किसी को इत्तेफाक हो जेल में रहने का, वो ना आपके पास इंटरनेट ना मोबाइल, आप पत्थरों के दौर में होते हैं, एक मतलब एक अलग शेड्यूल होता है। तो जेल से इसलिए लोग घबराते हैं, डरते हैं। तो ये तो इस शख्स को सोचना चाहिए था, इस कातिल को, किसने क्यों इतना बड़ा स्टेप लिया, पैसे और जायदाद की खातिर इसने एक खातून का मर्डर किया, जो बहुत अफसोसनाक बात है। इसमें एक चीज़ और इजाफा कर दे कि जब इस खतून का कत्ल हुआ, हमने भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाई थी। ये जो खतून है, ये जब पाकिस्तान गई तो इसके साथ एक ब्रिटिश बच्चा भी था, लेकिन वो अल्लाह ताला ने उसको महफूज रखा और वो बच्चा बच के आ गया। क्योंकि जो भी बंदा किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता लालच में, वो ये नहीं देखता कि कौन उसके काबू में आ जाए। खासा ये बताइए कि फ़र्ज़ करें अमेरिकन मुलव्वस ना होते, जिस तरह 3-4 लोग अमेरिकन वहाँ पे मौजूद थे, तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान में फिर इतना पैसा हो तो सज़ा हो सकती है? नहीं, बड़ा मुश्किल है। देखिए, टोटल जो मामला था, जो हम लोगों ने सुना था, ये थे 50-60 करोड़ रुपए की जायदाद का ये तनाज़ा था। इससे बड़ा ये बेसिकली ये जाहिल टैक्सी ड्राइवर ने किसी तरह इसको ट्रैप किया, इस खातून को ट्रैप किया और दुबई में मुलाकात हुई। दुबई में एक जाहिल अंगूठा छाप टैक्सी ड्राइवर था दुबई का, वो बस जिस तरह भी था उसने ट्रैप किया उसको, और वो 50-60 करोड़ उससे ले लिए कि मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता हूँ, जायदाद है। तो उस खातून ने अमेरिका में अपनी सारी जायदाद कारोबार बेच बाच के उसके साथ शादी भी कर ली और ये जायदाद भी पैसे भी इसको दे दिए। तो बाद में इन दोनों के तनाज़ात हो गए, वो पैसे वापस ना करे। कारोबार हो, कहाँ कारोबार होता है, प्रॉपर्टी ये वो। तो वो फिर इसने उसको बुलाया कि आप आएँ और हम इसको निगोशिएट करते हैं। ये आया, उसने वहीं गला दबा के, उसने और उसके बाप ने गला दबा के वहीं मार डाला और फिर उन्होंने कहीं गाँव में उसको दफना दिया। वो फिर जब बच्चों ने पुलिस से रब्ता किया, इधर किया वो किया, ये जो कातिल था, कातिल ने कहा मेरी मुलाकात ही नहीं हुई, या वो आई है तो वो चली गई, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो ये 2-3-4 माह तक ये मामला चलता रहा। खिलाता पिलाता था वही पुलिस को, ये इस्लामाबाद पुलिस को ये खिला पिला रहा था, क्योंकि 50-60 करोड़ होंगे तो 2-4 करोड़ तो देना कोई मसला नहीं था। वो तो फिर जब उसका बेटा, मैंने ये ख्याल है कि जो इसका बेटा जो अमेरिका में था, उसने फिर जब अमेरिकन FBI पुलिस और इधर उधर हाथ पांव चलाए, तब फिर अमेरिकन FBI और पुलिस ये जब इस्लामाबाद में इन्वॉल्व हुई, तब फिर पुलिस को के कान खड़े हुए कि भैया तो अमेरिकन पासपोर्ट होल्डर है। फिर पुलिस ने प्रॉपर तफ्तीश की और फिर इससे पता चलाया कि भाई कहाँ है बीवी। फिर इसका रिमांड लिया गया, गिरफ्तार हुआ। तो उसके बाद ये फिर पता चला कि इसने उसको दफन कर दिया। इसमें इसके बाप का भी बड़ा रोल था और एक नौकर भी था। ये 3-4 लोगों का टोला था जिसमें उनको मर्डर किया। पर ये देखिए, खून छुपता नहीं है।
खून छुपता नहीं। इस शख्स का ये ख्याल है कि 50-60 करोड़ की जायदाद ये दबा लेगा, ये वो कर लेगा और खा जाएगा, मगर वो देखिए खुदा की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह लालच ताला में आ सब गया ना। देख रहे हैं, ये लालच में आ गया और इतना गलत मर्डर कर दिया, तब उसका भुगतेगा। अब ये फांसी तक ये पहुंचेगा। हाँ, ये पीली में पीले करेगा। माल तो बहुत जमा किया इसने ना, 50-60 नहीं तो करोड़। खासा जेल में माल किधर काम, वो तो जाहिर है जब गवर्नमेंट को माल और उसके जो वारिस है औरत के उनको देगी माल लेके कि नहीं देगी। अब ये नहीं पता कि वो उनके जो बेटे हैं लवाकिन है, उन्होंने डाला होगा कि केस, नहीं, पता नहीं डाला अमेरिका नहीं डाला। मुलव्वस है उसमें, तो अमेरिका तो नहीं छोड़ेगा ना। हाँ, अगर बेटे उनके जो बच्चे हैं, 2-3 बच्चे, मुझे नहीं पता, 2-3 बच्चे हैं 3 उनके। बच्चे हैं। अच्छा, हमें इसका नहीं पता। तो वो जितने भी बच्चे हैं, वो अगर केस करते हैं अमेरिकन एम्बेसी के थ्रू कि भाई हमारी माँ से इसने ये पैसे धोखे के कारोबार के लिए ले लिए थे धोखे पे, तो हमें पैसे दिला जाए, क्योंकि पाकिस्तान में तो अब वो नादरा के रिकॉर्ड है, तो पता चल जाएगा 50-60 करोड़ की जायदाद कहाँ है, वो इससे छीन ली जाएगी। पर ये अब इसका क्या इंजाम हुआ, मतलब इस शख्स का क्या इंजाम हुआ, मतलब ये इतना गलत हरकत इसने की। चलें, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, असल में इस केस पे हमने भी गहरी नज़र रखी हुई थी और ये दूसरी दफ़ा सजा हुई है। अदालत ने रिवर्स किया था केस, दोबारा नज़रसानी करे। अब ये अपीलें, जिस तरह अभी खान साहब ने कहा, मेरा नहीं ख्याल कोई अपील का ये भी होता है कि ज़रूरी नहीं कि उसकी सुनवाई हो, हाई कोर्ट हो, वो वापस वैसे भी केस भेज सकता है। आने वाले दिनों में देखेंगे क्या बनेगा, लेकिन लालच बुरी बला है। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही इस वक्त चलेंगे पाकिस्तान। हमारे ब्यूरो चीफ हैं, एक मस्जिद में हमला हुआ है। सर, क्या है सूरत हाल, जरा बताएंगे हमारे देखने वालों को। जी, अभी ये थोड़ी देर पहले एक इंफॉर्मेशन मिली है कि जिला ननकाना साहब के नवाही गांव कोट रहमत खान, जी, जो तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पे है ननकाना साहब से, वहां पर असिस्टेंट कमिश्नर और पुलिस की जो बाहरी नफरी है, डीएसपी और जो बाकी अमला है, उन्होंने वहां पर जो कादियानी इबादत गाह है उसके मीनार और मेहराब तोड़ने शुरू कर दिए। नहीं मगर तो वहाँ जी कोई अवाम भी वहाँ पे है, कोई पब्लिक भी है? नहीं, वहां पर पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी है और एसी वहां पर खुद मौजूद है, डीएसपी वहां पे मौजूद है, एजाज डोगर वहां पे डीएसपी है। हमने उनसे राब्ता करने की कोशिश की, उन्हें कॉल की है, तो उन्होंने अपना मौकफ जो है वो देने से इनकार कर दिया है। तो वहां पर ये बात है कि वो जो पुलिस है और साथ असिस्टेंट कमिश्नर जो है वहां पर, वो वहां पर मौजूद है और वहां पर जो ये कादियानी की इबादत गाह है उसके मेहराब और जो मीनार है उसको वो गिरा रहे हैं। और उनका ये वो कहना था कि ये जो है पहले से मामला एक हमारा इनके साथ चल रहा था, तो हमने इनको काफी दफा बातचीत की है, लेकिन अब वो तकरीबन कोई रात को 12, 12:15, 12:30 के करीब जो है वहां पर पुलिस भारी नफरी के साथ वहां पर पहुंची है और वहां पर जो 1-2 करीब घरों में कैमरा चार लगे थे उनको उन्होंने बंद किया। उसके बाद वो ये अब काम कर रहे हैं। नहीं तो इतनी रात को क्या कोई सुबह दिन नहीं चढ़ना था? ये असल में काम जो है पुलिस के करने वाला नहीं है और ना ही पुलिस को ये इख्तियार है कि वो किसी भी जगह पर जाकर जो है इबादत गाह या कोई भी ऐसी चीज है जिसको वो तोड़े, क्योंकि ये सारा काम लोकल गवर्नमेंट का या मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो होती है उनका काम होता है। लेकिन जब ये पुलिस के ऊपर दरखास्त थाने में दी जाती है तो पुलिस फिर खुद स्टेट की तरफ से आके ये सारे काम करती है, इसलिए वो सारे लोगों को वहां से दूर हटा देते हैं, किसी को फिल्म नहीं बनाने देते, वहां पर कैमरे जो है उसे ठीक ऑफ कर देते हैं ताकि हमारा कुछ सामने ना आए कि पुलिस ने ये सारा काम किया। क्योंकि अगर ये फुटेज मीडिया में आ जाए कि पुलिस जो है खुद आगे बढ़ के ये सारा काम कर रही है तो इसके वजह से पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी का बायस बनता है कि पुलिस को ये किसने कहा था काम करने के लिए। पुलिस का काम था कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास जाते, असिस्टेंट कमिश्नर अपनी लोकल गवर्नमेंट को बताता, जो वहां पर कॉर्पोरेशन के लोग हैं वो वहां जाते, पुलिस मुआवनत करती तो उसको वो जो भी लीगल तरीका था उसके मुताबिक एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में पिछले कुछ हफ्ते के साथ जो कादियानी कम्युनिटी के साथ जो सलूक रखा जा रहा है ये भी उसी का एक हिस्सा है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो मौके पे मौजूद है और आगे से उन्होंने ये सारी कार्रवाई। नहीं, अगर पुलिस का ये काम नहीं है तो पुलिस कर क्यों रही है? सवाल यहाँ पे ये बनता है। देखिए, ये करने का मकसद तो यही है कि
जो दरखास्त या जो बातचीत की जाती है उनके पास एक ही मौकफ है कि जी हमें ये लगता है कि यहाँ पर नक्शे अमल का मसला पैदा होगा, अगर कोई दूसरी जमात आके यहाँ पर हमला करती है तो आगे से दूसरी पार्टी भी जवाब देगी, तो वहां पर इंतशार पैदा होगा। तो इससे बेहतर है कि हम खुद ही खामोशी के साथ आज तक जितने भी वाकयात रिपोर्टली आपको बताए गए हैं वो सब आधी रात के बाद ही हुआ करते थे, उससे पहले भी हुए। ये भी आधी रात का वक्त है, तो 12:30 का टाइम है जिस वक्त ये काम कर रहे हैं। तो उसकी वजह यही है कि अगर ये दिन के टाइम करते हैं तो फिर कोई ना कोई शख्स जो है इसकी साइड से फिल्म बना लेता है या वीडियो बना लेता है, तो उसको इस बात का खतरा होता है कि हम बदनाम ना हो जाए, हम पकड़े ना जाए। कल को हम मीडिया में ये बात उछाली जाएगी कि पुलिस आगे बढ़ के ये काम कर रही है। आप ये रात की तारीकी में लाइट्स को बंद करके और बिल्कुल सारे इलाके को घेर के जो ये काम कर रहे हैं ताकि किसी को पता ना लगे और हमारी स्टेट में रीट भी कायम हो सके। ये आप बताइए, ये तहरीके लबैक वालों ने यहाँ पे कुछ मसाइल पैदा किए थे जिसकी वजह से ये नौबत आई? जी, ये मालूम ये हुआ है कि ये कुछ दरखास्त वगैरह थी जो पिछले 1-1.5 माह से ये थाने में उनके मुतलका और एसी साहब को दी गई थी कि यहाँ पर जो है ये इबादत गाह जो है, हालांकि ये इबादत गाह जो है ये तकरीबन 74 से पहले की जो है उनमें है शामिल है। तो उनकी तरफ से यही दरखास्त थी कि ये मीनार और मेहराब जो है ये शायर इस्लाम के खिलाफ है, तो इसको गिराया जाए या इसको खत्म किया जाए। जो हमारे जराए हैं उन्होंने ये बताया था कि इनका आपस में बहुत देर से मामला चल रहे थे, तो डीएसपी साहब और असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी इन्वॉल्व हो गया। हालांकि असिस्टेंट कमिश्नर जो है उनका तो काम ये होता है कि वो दोनों पार्टीज को बैठाकर दोनों की बात सुने और जो कोई बीच में से एक सेफ रास्ता निकलता है कि जिसके अंदर ना एक पार्टी का नुकसान हो ना दूसरी पार्टी की दिलादारी हो, तो वो रास्ता निकालने के बाद किस्मती के साथ पाकिस्तान में ये सारे काम नहीं हो रहे। और एसी साहब ने फिर जो है वो इसका मतलब ये है कि किसी एक बात के ऊपर मुतफिक ना होके इससे बेहतर था कि वो ये कोशिश करते कि टीएलपी खुद जाके मॉब लेके जुलूस लेके वहां पे जाए और वहां पे जाकर चीजें तोड़े। उन्होंने खुद पुलिस को जो है वो आलाकार बना के अपना हथियार बना के पुलिस को यूज किया, खुद भी मौके पे मौजूद है और पुलिस को कहा जा रहा है ये जितने भी जो ये मीनार है और मेहराब है इसको गिरा दिया जाए, और पुलिस इसको गिरा के भी सारा कुछ जिससे पहले वो काम करते नहीं है अपना मलबा वगैरह सारा कुछ उठा के वो साफ करके 2-3 घंटे बाद चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। ना जी, ये पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं। रात को पुलिस भी देखें, पुलिस हमारी जो खुद भी डरती है, जो खुद गैर कानूनी काम करती है, और नॉर्मल तो पुलिस का काम होता है कोई भी गैर कानूनी काम हो उसे रोकना, मगर खुद ही रात को वो, आपको तो पता है रात को कौन लोग निकलते हैं, जब भी किसी ने कोई गलत काम करना वही लोग रात को निकलते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और जिस तरह बताया कि पुरानी एक मस्जिद है वहाँ अहमदिया, और उसको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि तहरीक लबैक वाले जो है वो इतने ताकतवर हैं कि पुलिस भी जैसे वो कहते हैं उनकी बात मारना शुरू कर देती। अगर रियासत के ऊपर कोई बात उठे तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किस तरह इन लोगों का मुकाबला किया जाता है, और किस तरह ये जो उलमा जब भी कोई मुश्किल खड़ी करते गवर्नमेंट के लिए, उस वक़्त गवर्नमेंट कैसे हरकत में आती है। इस्लामाबाद का वाक़या आपको याद है, ज़्यादा देर नहीं गुज़री और दोबारा कभी भी कोई अभी तक धरना आपने नहीं देखा। तो जहाँ अपने मफादात हो, जहाँ अपनी गवर्नमेंट को कोई ख़तरा हो, वहाँ पे हर काम जो है जायज़ है, लेकिन जहाँ पे जायज़ काम भी है वहाँ पे पुलिस जो है वो उन लोगों के दबाव में आके जो मसाइल पैदा कर रही है वो आप सबके सामने। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान कभी चुनियोटी गैंग, कभी लाहौरी गैंग, कभी कोई गैंग, और वहाँ पे आपको बताइए कि हमारे गैंग तो हर तरफ मौजूद हैं। ये जी 34 अफराद थे और इनसे 4 करोड़ रुपया लिया गया। ये 34 अफराद जो हैं इनका तल्लक फैसलाबाद से बताया जा रहा है, और इसमें गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। कभी किसी को गिरफ़्तार किया जाता है, कभी किसी को उजनाले से गिरफ़्तार किया जाता है, कभी किसी को सियालकोट से गिरफ़्तार किया जाता है, लेकिन जो असल मुजरिम है वो दूसरे ममालिक में बैठे हुए। ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ, मकसद ये होता है कि आपकी तवज्जो उस तरफ जाए कि यहाँ पे जो गैंग बैठे हुए हैं उनके काबू में ना आए,
उनके काबू में ना आए, क्योंकि ये सब फ्रॉड है। और तरीका वारदात यही है कि किसी को घेर के लाओ, ना इनके कोई एम्बेसी में एम्बेसडर वाकफ लगे हुए हैं, ना वहाँ पे कोई इनके तल्लुकात होते हैं। मैं एक दफ़ा जर्मनी में एक दोस्त के पास बैठा हुआ, तो किसी ने कहा यार ये मुझे ना तुर्की का वीज़ा लगवा दो। तो मैंने कहा वो सही तरीके से जाके वीज़ा लगवाए। तो वो दोस्त कहने लगा कि यार एक फैसलाबाद में बंदा है, तो वो पुरानी बात, उससे पूछा, कहता वो मेरी दुआ सलाम है वहाँ पे कॉन्सुलेट में ना, तो वो भेज दे, मैं लगवा देता हूँ। मैं इससे बच रहा है, दुआ सलाम डायरेक्ट ही, कोई प्रॉब्लम नहीं वीज़े की। मैंने कहा कितना खर्चा आएगा? कोई 1.5 लाख रुपया। मैं अच्छा ठीक है। हमारे वहाँ पे वो कहते हैं कि ये जो लोग ला रहे कम अकल हैं, जाहल है, इनको काबू कैसे करना है। और फिर घेरा डाल के बाकायदा तौर पर ये घेरा प्रोग्राम होता है, घेरा समझते हैं ना। एक ने उसको कुछ ना कुछ ऐसी सुपारी दिखानी है, सब्ज़ बाग, फिर दूसरे ने कहना हाँ मेरे भाई का भी काम इसी ने करवाया था, आज ये कोठी बंगला उसी की वजह से बना हुआ है, ये जो गाड़ी मैं लेके आया हूँ कल ही भाई ने पैसे भेजे हैं तो मैंने नहीं ली है। तो ये एक तरीका वारदात इन्होंने ढूंढा हुआ है। और उस बंदे को गाड़ी में बिठा के चक्कर भी लगाना, और वहाँ के 100-50-200 जो भी वहाँ के हालात है उसके मुताबिक, या जो उसकी हालत है उसके मुताबिक उसको खाना शाना खिलाना, सब्ज़ बाग दिखाने के लिए, ज़ाहिर है दाना डालने के लिए ये गेम डाली जाती। इसमें जो बातें बताने वाली हैं, मेरी मुख्तलिफ लोगों के साथ बातचीत होती है कि जितने भी लोग इन चुनियोटी गैंग, ये जो लाहौरी गैंग इनके काबू में आए, अभी तक कोई भी बाहर नहीं आ सका। वो सारे लोग वहाँ पे हैं। ये 34 मैंने आपको बताए, कुछ मेरा हाल चिन्योट का जो मैं नाम लेता हूँ, वहाँ पे आसपास के इलाके से भी लोगों से पैसे लिए हुए हैं और उनको भी बेवकूफ़ बनाया, और वो लोग ज़मानतें भी देते हैं। मैंने पिछले दिनों प्रोग्राम किया था लाहौरी गैंग के ऊपर, तो एक कॉल भी आई हमें, किसी ने राब्ता किया था कि मेरे भाई का नाम भी उसमें आया हुआ है, वो बेगुनाह है, उसका लेना देना कुछ नहीं है, और ज़मानत करवाई हुई हमने। तो कई बेचारे बेगुनाह फंस जाते हैं शराफत में। मगर वजह यही है कि जब आपको पता है कि ये काम गलत है, और फिर ठीक है पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि आप पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है तो अपने भी ख़राब करके बैठ जाए, ये भी तो मतलब नहीं है ना वहाँ पे। अब FIA की बात करते जी, FIA ने मुझे पकड़ लिया, वो सबसे बड़े तो FIA एजेंट है वहाँ पे। आपके जो फैसलाबाद है, ये चिनोटी गैंग के साथ मिला हुआ है FIA, लाहौर के लोग भी मिले हुए, इनको खुद वहाँ से पत्ती जाती है, मुझे पता है। इनकी जेबें गर्म होती हैं, ये कहते कोई नहीं जो मर्जी करते हो। वहाँ पे आप अंदाज़ा लगाएं कि कोई भी गलत काम करना हो तो आप अकेले कर सकते हैं, मुझे बताएं बगैर पुलिस के। कोई बदमाश अपने इलाके में कहे जी मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, तो बगैर पुलिस के वो जिंदा रह सकता है? चले सादा सा सवाल है। तो ये जो अभी 34 लोगों के नाम आए हैं, कोई और भी लोग गिरफ्तार हुए हमारी इतला के मुताबिक, वाला मिट्टी डाले उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी और भी होने हैं, और इसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। जिसके काबू जो आ जाता है ना, वो कहता है आप पकड़ लो इसको, उड़ा के रख दो, और फिर लोगों के पैसे भी गए। अब ये इनको पकड़ लिया, चलो फ़र्ज़ करो जी ये 34 के पैसे किधर से मिलने, 4 करोड़। अब पाकिस्तान में जो महंगाई का दौर है, यूरोप के वीज़े 34 लोगों के किस तरह 4 करोड़ में, मुझे लगता है फीस भी नहीं बनती होगी 4 करोड़, बाद में लेने होंगे, कोई किया होगा कि किस बार देंगे, कोई गेम शेम, जो ये बहुत बड़ी माफिया है। कईयों को बाई रोड, वो पिछले दिनों मुझे एक बता रहा था, कहता मुझे ग्वादर से ईरान भेज दिया, ईरान से मुझे अगवा कर लिया, फिर पीछे पैसे को दो, ये करो वो करो, कहता जिल्लत और रसवाई। फिर बड़ी मुश्किल से वो कहीं वहाँ से भाग के वापस आए पाकिस्तान में। जाते आराम से हैं, आते भाग के हैं, क्योंकि प्रोग्राम नहीं सुनते। सोशल मीडिया पर रोज़ाना ये चीज़ें बताई जाती, रोज़ाना हम लोग ये बताते हैं कि फलाना गैंग पकड़ा गया, फलाना गैंग पकड़ा गया, लेकिन नहीं समझ आती आप लोगों को। आज आपको फिर मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, मैं
आपको इसलिए बार बार तवज्जो दिलाता हूँ, आप यूरोप में आ जाएं, आपके पास कोई चांस नहीं है सियासी बना का। ठीक है, जिनको मजहबी प्रॉब्लम है, सियासी है, उनके लिए तो है, लेकिन ये बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तान में, माशी प्रॉब्लम, पैसों की प्रॉब्लम, वो जो गाड़ी चक्कर वो वाला प्रॉब्लम। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे कोई आपको मौका नहीं मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते ये यूरोप में कितनी सख्ती हुई है। एक कॉमर्स में साहब लिख रहे थे, वैसे तो मैं मैसेज सुनाना चाहिए चाहता था आपको, लेकिन सुना ही दूँ, मेरा ख्याल है, या आप चले मैं बता देता हूँ, रहने दें, किसी की आवाज़ नहीं सुनाते इजाज़त के बगैर। वो कह रहे थे जनाब ये जर्मनी से लोगों को क्यों वापस भेज रही है, इसका मतलब जर्मनी में भी अदल नहीं है। ये जर्मनी क्या चीज़ है, वो अदल है तो वापस भेज रहे हैं ना, अदल है तो वहाँ पे रख भी रही है लोगों को जिनको मसाइल हैं, जिनको मुश्किलात है। अच्छा जी, यहाँ पे अदल नहीं है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ तो अदल है ना पाकिस्तान, वहाँ तो अदल इंसाफ की नहरें बह रही। हर जज जो है वो इतना ज़बरदस्त अदल कर रहा है। तो मुझे तो आपके मैसेज की समझ भी नहीं आई कि ये मैसेज का मकसद क्या था आपका। जर्मनी जिनका मुल्क है, आपके घर में कोई आ जाए, आपकी मर्जी ना किसको रखना है, किसको वापस भेजना है, इसमें अदल और इंसाफ की क्या बात, किसकी आपने मेहमान नवाजी करनी है, किसके साथ आपने कौन सा सलूक करना है, यही होता है ना। जब आप यहाँ पे मेहमान बन के आए हुए हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि फ्रॉड कौन कर रहा है, किसको मसाइल है, किसको मुश्किल है। तो खुद भी ज़रा अपना मैसेज सुनिएगा, तो जो समझ आए दोबारा फिर कोशिश कीजिएगा ज़रा मुझे समझाने की। अच्छा जी, अब जो लोग अभी पकड़े गए हैं उनकी ज़मानतें नहीं हो रही, लाहौर हाई कोर्ट से भी ज़मानतें नहीं हो रही, और मैंने कुछ उनके रिश्तेदारों से रब्ता किया, और ऐसे लोग हैं खाते पीते, पैसे की कमी नहीं, ज़मीनों वाले, मेरा ख्याल इतनी इनकम होगी उनकी कि वो सारे पैसे भी महीने के खर्च करें ना तो फिर भी ख़त्म ना हो। चस्का पड़ जाता है गलत कामों का, लालच, और फिर शोहरत, हमारी जी शोहरत बनेगी, ये जी बहुत बड़ी आइटम है, ये बहुत बड़ी गेम डालता है, इसने फ़लाँ का काम करवाया, फ़लाँ का काम करवाया। और ये शोहरत हासिल करने के लिए कई जतन करने पड़ते हैं, जेलों में जाना पड़ता है, फिर जेलों से आना पड़ता है। लेकिन फ्रॉडी बंदा जो होता है वो, मेरा ख्याल है जब जेल से आता है फिर भी फ्रॉड के साथ ही ज़िंदगी गुजारता है। तो जनाब, ये जो फैसलाबाद वाले अपने पैसे डीके 4 करोड़ जब इनको मिलेंगे तो मेरा ख्याल बड़ी अच्छी बात होगी। अब जो जेल में बैठे हैं उन्होंने कहाँ से देने इनको पैसे, उनकी अगर कोई जायदाद हुई, अदालत फैसला करेगा पाकिस्तान में, फिर कहीं बेच के इनके पैसे अगर कोई अदारों से बच गए तो इनको पहुँच जाएंगे। मुझे नहीं वैसे लगता, लग तो यही रहा कि बेड़ा गर्क हो गया, प्रोग्राम बढ़ गया इनका ना सारा। एहतियात करें ना, अपनी रकम जो है वो जमा करवाएं। ये जो मैं ईरान वाला बता रहा था, वो कहता ज़मीनें बेच दी, जेवर बेच दिए, पता नहीं बेचारों ने क्या क्या बेच दिया, और फिर जाके जो पहली ज़िंदगी गुजारे से उससे बदतर ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पहले कोई काम शाम था वो बेच दिया, कारोबार हर चीज़ बेच के उसके बाद कहता जी हालात ऐसे हो गए कि आप 2 वक्त की रोटी के लिए मुसीबत में पड़े हुए हैं। मकसद हमारा होता है आपकी तवज्जो दिलाना। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।